चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। 6 to 8 9 10th साइंस टेस्ट डिस्कशन आपका हो रहा है। 30 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसमें सभी लेवल के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना, या तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, या यूपीपीएससी का रहता है, या टीजीटी वगैरह का क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। इसीलिए ये सेशन आपके लिए काफी खासा इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन को किसी भी सूरत में डेली नाइट में करना ही है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मेरे भाई सभी लोग जुड़ भी जाइए और सभी लोग एक बार लाइक भी कर दीजिए और उसके बाद सेशन को शेयर भी कीजिए। ठीक है। हाँ, आज के दिन जो है आप लोगों को 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है सभी बैचेज पर। 12 बजे रात तक ही वैलिड रहेगा, याद रखिएगा। जो लोग अगर किसी बैच से नहीं जुड़े होंगे, अगर आपका थ्योरी वीक है, थ्योरी के लिए अखंड ज्योति बैच, नहीं तो इंजेक्शन बैच, न्यू बैच इंजेक्शन बैच है, या नहीं तो आप देख लीजिएगा उसमें से। अगर आपको नियुक्ति बैच में से जो लोग नहीं जुड़े होंगे तो नियुक्ति बैच में भी इनरोल हो जाएंगे, क्योंकि आज आपको 20% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। तो समझिए कि अच्छा दिन है और अच्छा सब कुछ बीतेगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, ऐप पर जूलॉजी का क्लास कब से होगा? जूलॉजी की क्लासेस तो जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, हम तो जूलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो जो जूलॉजी बॉटनी से हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे कि मेरी जो क्लासेस नियुक्ति बैच चलती है ना, उसको जरूर करिएगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है बॉटनी का, वो मेरा नियुक्ति बैच ही लेकर के सिलेक्शन पाया है। और देखिएगा आप उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो नियुक्ति बैच में हम क्वेश्चन करा रहे हैं ऑलमोस्ट आपको मिलता जुलता जाएगा। हम लोगों का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, ऊपर लेके चलते हैं, इसलिए काम कर जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो ले लिए ले लिए, जो नहीं लिए उनकी बात कर रहे हैं। पूजा जी कह रहे हैं सर आपका क्लास में लाइक के लिए कभी बोलना नहीं पड़ेगा सर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डॉब्सन जो इकाई है ये किसकी इकाई होती है? आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि डॉब्सन जो हमारा इकाई होता है, डॉब्सन जो यूनिट होता है, ये किसके लिए होता है? ये ओजोन की जो परत होती है उसकी मोटाई को मापने के लिए। तो ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। O3 लेयर की जो मोटाई होती है, ओजोन लेयर की जो मोटाई है ना, इस मोटाई को क्या करते हैं मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मोटाई को मापते हैं किस में? तो मापने के लिए हम लोग डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे किसका यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना मेरे भाई, डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और डॉब्सन यूनिट को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो इसको हम लोग DU लिखते हैं, ये हमारा डॉब्सन यूनिट होता है। लेकिन एक चीज मेरे भाई याद रखना, इस क्वेश्चन के आंसर्स तो हमारे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओजन परत की मोटाई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है कि अगर डॉब्सन यूनिट की बात करेगा तो कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि एक डॉब्सन यूनिट कितने के बराबर होगा। तो याद रखना मेरे भाई, एक डॉब्सन यूनिट हमारा कितने के बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर होता है, शायद 0.01 मिलीमीटर होता है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, शायद इतना ही होता है, 0.01 मिलीमीटर हमारा होता है। या फिर इसकी जो मोटाई होगी हमारा 300 कितना तो कहेंगे यूनिट में भी होता है। लेकिन एक डॉब्सन यूनिट का वैल्यू आपको ध्यान रखना, कई बार इस रिलेशन को क्वेश्चंस पूछता है। और डॉब्सन यूनिट किसका है? तो डॉब्सन यूनिट जो होता है ये हमारा किसका होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए, इसका मतलब है ये हमारा थिकनेस का, हम कहेंगे थिकनेस यानी कि मोटाई को मापने वाला हमारा यूनिट है। ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ओजोन लेयर को चर्चा कर लिए हैं तो आपको एक दो बात याद रखना है, और इस पर क्वेश्चंस पूछता है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ये कहां पर होगा? तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ओजोन लेयर क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है, जो यूवी रे की बात करते हैं, जो सूरज की प्रकाश से निकल करके आती है, उस यूवी रे की हम बात करते हैं तो उसको ये अवशोषित कर लेता है। मेरे भाई ये क्या करता है, ओजोन की जो लेयर होती है, जो यूवी रे हमारा होता है, इस यूवी रे को क्या करता है, तो इस यूवी रे को ये अवशोषित कर लेता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस यूवी रे को ये क्या करता है, तो कहेंगे यहाँ पर अवशोषित कर लेता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसको अवशोषित कर लेता है? तो कहेंगे यूवी रे को अवशोषित कर लेता है। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उसको अवशोषित कर लेता है कौन? तो O3 लेयर की हम बात करते हैं।
अगला स्टेटमेंट आप समझिएगा मेरे भाई कि ओजोन लेयर का ह्रास आपने सुना होगा। ओजोन लेयर का जो ह्रास है या ओजोन लेयर की जो परत पतली हो गई थी उसके ह्रास की अगर बात करते हैं तो या ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है का ह्रास, या फिर इसकी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो डिप्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा डिप्लेशन होता है। तो ओजोन लेयर का जो ह्रास होता है, डिप्लेशन होता है, ये किसके कारण होता है? तो ओजोन लेयर का जो ह्रास होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। याद रखना मेरे भाई, क्लोरीन के अटैक के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है हमारा, एक प्रशीतक होता है, रेफ्रिजरेंट्स होता है, इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है। इसी के अटैक के कारण क्या होता है कहेंगे, ओजोन की परत पतली होती चली जाती है। और जब ओजोन की परत पतली होगी तो यूवी रे पृथ्वी पर आ जाएगा और सभी लोगों को क्या होगा कहेंगे, बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और जीव जंतु मारे जाएंगे। तो यही हम लोगों को बचाने का काम करता है। इसीलिए मेरे भाई ये हमारा गुड ओजोन, जो ओजोन हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, इसको O3 लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर बात आता है कि इसका ह्रास अगर होता तो इसके कारण CFC के कारण होता, ये बात ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। CFC हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारा होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो ओजोन लेयर हमारा होता है मेरे भाई, इसके संरक्षण के लिए, ओजोन लेयर को डिप्लेशन से बचाने के लिए, इसको डिप्लेशन से बचाने के लिए ध्यान रखना, डिप्लेशन से बचाने के लिए इस बात को ध्यान रखना, इसको डिप्लेशन से बचाने के लिए क्या लाया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। डिप्लेशन से बचाने के लिए क्या लाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा किसके लिए लाया गया था, तो ओजोन लेयर के ओजोन लेयर को डिप्लेशन से बचाने के लिए ये चीज लाया गया, इस बात को ध्यान रखना। कब लाया गया, तो ये याद रखिएगा 19, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत अधिक है। 19 सितंबर 1987 की हम बात करते हैं, 1987 की बात करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, डेट तक आपको ध्यान रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के लिए हमारा लाया था, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन से बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। तब जाकर के मेरे भाई इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं इन सब पर बैन लगा दिया गया। इसको यूज करने के लिए बैन लगा दिया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते एज ए रेफ्रिजरेंट्स के रूप में। नहीं तो लोग इसका इस्तेमाल करते थे प्रशीतक के रूप में, ठंडा कूलिंग पर्पस के लिए, तो इस पर बैन लगा दी, क्योंकि इसी कारण मेनली हमारा होता है, चूंकि इसमें क्लोरीन होता है। तो वैसे अगर ओजोन परत की अगर मोटाई को अगर मापना होगा तो ओजोन परत की मोटाई को हम किस में मापेंगे, तो डॉबसन यूनिट में मापते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत हमारा कौन सा नहीं है, ये बोला गया है। सबसे पहला चीज तो मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि बायोमास ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम यहां पर बायोमास ऊर्जा की हम बात करते हैं। इंग्लिश टर्म हमारा बायोमास है। और बायोमास ऊर्जा जो हमारा होता है, इस बायोमास ऊर्जा को हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। याद रखना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं। ये रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के रूप में हमारा ये होता है। और जो रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है हमारा, जिसको हम बायोमास कहते हैं मेरे भाई, यही बायोमास की हम बात करते हैं। ये बायोमास कहां से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना मेरे भाई, एनिमल एंड प्लांट की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एनिमल, तथा हम प्लांट की बात करते हैं। एनिमल तथा प्लांट जो होते हैं, एनिमल तथा प्लांट के वेस्ट, जितने भी वेस्ट होते हैं उससे ये चीज प्राप्त होता है। वेस्ट मतलब उससे जो उनका कचरा होता है उनसे प्राप्त होता है। एनिमल तथा प्लांट के वेस्ट से क्या मिलता है, वेस्ट से हम लोगों को बायोमास ऊर्जा प्राप्ति होती है। यानी कि से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, एनिमल तथा प्लांट के वेस्ट से प्राप्त करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर मेरे भाई इस बात को याद रखेंगे, हम लोग सीधा कहेंगे एनिमल और प्लांट दोनों वेस्ट की हम बात करते हैं, तो आप याद रखना, जैसे हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी तो प्लांट है, तो मेरे भाई लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या कह दिए, तो वुड कह दिए। अगर हम लोग यहाँ पर एनिमल वेस्ट की भी बात कर सकते हैं, जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होंगे उसकी बात करेंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे हम उसकी बात करेंगे। तो मेरे भाई इसके अंदर हमारा क्या कहते हैं, हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे मेरे भाई कॉड डंग वगैरह की हम बात करेंगे, कॉड डंग की बात करेंगे। कॉड डंग कहने का मतलब जो गोबर हमारा जो गोबर हमारा होता है, डंग का मतलब मेरे भाई गोबर होता है। तो गाय का जो हमारा गोबर होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है, आप इसको मान लीजिए, तो गाय भैंस का जो गोबर होता है वो भी हमारा होता है। इसी से हम मीथेन गैस बनाते हैं, और इसी से मीथेन गैस बनाते हैं फिर हम लोग एनर्जी
यहाँ पर मीथेन गैस बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सब हमारा होता है, लकड़ी हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कॉर्डंग वगैरह हो गया, ये सब हमारा क्या होता है, कहेंगे बायोमास एनर्जी होता है, जो कि रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत हमारा आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई लकड़ी हो गया, प्लांट हो गया, ये सब हमारा आता है, तो ये सब एग्जाम्पल हमारा होता है जो हमारा रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारा बायोमास ऊर्जा होता है उसको हम रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिससे हम लोग एनिमल और जो प्लांट होते हैं उनके वेस्टेज से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको हम बायोमास कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें से लकड़ी तो हमारा बायोमास हो गया, लकड़ी हमारा क्या हो गया, बायोमास हो गया, गोबर भी हमारा क्या होगा, बायोमास हो गया मेरे भाई। लेकिन यहां पर एटॉमिक ऊर्जा जो आपको दे रखा है ये हमारा बायोमास नहीं है। अगर ये बायोमास नहीं है तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे, जहां आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर बी हमारा राइट हो जाएगा। जो परमाणु ऊर्जा होता है ना, ये हमारा कहां से प्राप्त होता है, तो ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा कहां से, परमाणु ऊर्जा हमारा कहां से प्राप्त होता है, तो ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। न्यूक्लियर रिएक्टर से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये हमारा नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये किस पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है वो हमारा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। तो ये मेरे भाई यहां पर ये कोई बायोमास एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत हमारा नहीं है, कौन सा उसका सोर्स नहीं है, तो ये हमारा सोर्स नहीं है, तो यही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो मेरे भाई न्यूक्लियर रिएक्टर का हमारा सोर्स होता है, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो ईंधन हम यूज करते हैं वो ईंधन कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना, जिस ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं वो ईंधन हमारा कौन सा होता है, यूरेनियम। यूरेनियम का हम इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यूरेनियम 235 का हमारे लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम सब इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे अधिक हमारा यही यूज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में हम अगर बम्बार्डिंग करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, कभी भी मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, तो हमेशा न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करके हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करवाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग करके जल्दी से, जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन के आंसर करके बताएंगे मेरे भाई। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका रीजन क्या होता है, तो मेरे भाई समय पेन से स्याही हमारा क्या होता है, बाहर निकलने लगती है, यही ना कॉज पूछा गया आपसे। तो आपको बताना है मेरे भाई कि पेन की स्याही में क्या होता है। अगर पेन की स्याही की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। अगर हम पेन की स्याही की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा पेन की स्याही होता है, इस पेन की स्याही की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा द्रव की अवस्था में होता है। ये किस अवस्था में होता है, तो हम लोग जानते हैं ये हमारा द्रव की अवस्था में होता है, इस बात को, ये द्रव की अवस्था में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये द्रव की अवस्था में होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि पेन की स्याही द्रव की अवस्था में होती है, तो किसी भी द्रव का फ्लो जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब में होता है। तो किसी भी द्रव का जो फ्लो होता है मेरे भाई, ध्यान रखना है कि किसी भी द्रव की हम बात कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी द्रव का जो फ्लो होता है हमारा कैसा होता है, फ्लो हमेशा याद रखना मेरे भाई कि उच्च दाब से किधर होगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब में होता है, ये बात आपको ध्यान, उच्च दाब से निम्न दाब में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी भी द्रव का फ्लो उच्च दाब से निम्न दाब में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसी पर ये क्वेश्चंस आपके आधारित है। अब मेरे भाई एक बात आप समझिए कि पेन की स्याही किस में बात कर रहा है, हवाई जहाज की बात कर रहा है। तो हवाई जहाज तो हमारे पृथ्वी से बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन पेन में जो इंक हम लोग भरते हैं तो हम अपने वायुमंडलीय दाब पर भरते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जो पेन यूज करते हैं उस पेन के अंदर जो इंक भरा हुआ रहता है उस वो वायुमंडलीय दाब पर भरा हुआ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कंसेप्ट हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि पृथ्वी से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। अब मेरे भाई उस पेन के अंदर जो पहले द्रव भरा हुआ था वायुमंडलीय दाब पर, अब जैसे से आप पेन को लेकर के ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडल का दाब कम होगा और पेन के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब है, यहां पर पेन के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब है और बाहर का दाब कम हो रहा है, तो उच्च दाब से निम्न दाब में द्रव फ्लो कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे स्याही बाहर निकलेगा आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, आप सीधा कहेंगे कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकालने इसलिए पड़ती क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पर वायु दाब में वृद्धि होगा नहीं, वायुमंडलीय दाब
में क्या होगा, कमी हो जाता है। और जब वायुमंडल दाब में कमी होता है तो हमारा पेन तो मेरे भाई वायुमंडल दाब पर बना हुआ था, तो हम कहेंगे अगर इससे अगर कम हो गया बाहर का दाब, इसका मतलब उच्च दाब से निम्न दाब में इंक बाहर हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको आंसर्स करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के आंसर्स बनते हैं, ध्यान रखेंगे। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है आपको बताना है। एक बात बताइए मेरे भाई कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है हमारा कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप लगातार मेरे भाई पढ़ते होंगे कि जल का जो घनत्व हमारा अधिकतम होता है, यानी कि डेंसिटी जो हमारा मैक्सिमम डेंसिटी पानी का होता है, किसका, हम पानी की बात करते हैं, जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो कितना होता है, तो हम सभी लोग पढ़ते हैं मेरे भाई कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन पानी का घनत्व जो मैक्सिमम 1000 हमारा होता है, इसको तो घोंट जाना है आपको, 1000 केजी पर मीटर क्यूब कहेंगे। लेकिन मेरे भाई ये कितने टेम्परेचर पर हमारा होता है, तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करते हैं। 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा तापमान होता है उस पर होता है। तो आप अगर मेरे भाई डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए, कि कैल्विन में आप इसको 277 कैल्विन बोलिए, चलेगा, दोनों चलेगा, क्योंकि कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में कितना जोड़ते हैं, तो 273 को जोड़ देते हैं, तो अपने आप ये कैल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस बेसिस पर हम कहते हैं आप ये आंसर करिए कि आप ये आंसर करिए, डिग्री सेल्सियस में करिएगा तो इतना होगा, कैल्विन में करिएगा तो इतना होगा। कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, 4 + 273 277 हो जाएगा। यानी मेरे भाई अगर कैल्विन में अगर आंसर पूछा है तो कैल्विन में करेंगे, फ़ारेनहाइट में पूछता तो फ़ारेनहाइट में करते। हम लोगों को ये पता है कि मेरे भाई हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास सारा तजुर्बा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा, सेल्सियस में कितने पर होगा, इतना पर, केल्विन में कितना होगा, इतना पर, कितना होगा वो भी ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं मेरे भाई, उस बात को समझिएगा। अभी तक में आपने पढ़ा कि सर पानी का जो घनत्व हमारा होता है वो कितना होता है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा मेरे भाई। कई बार क्वेश्चन को क्या करता है ना, ये एसआई मात्रक में आपको यूनिट में दे रखा है, ये ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट का मान हमारा इतना 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर मेरे भाई इसी को छेड़छाड़ करेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएगा। और ये कैसा यूनिट होगा, क्योंकि इसको हम लोग सीजीएस यूनिट कहते हैं। तो आप यही देख लीजिए ना, ऑप्शन में अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोलेगा तब 1 करेंगे, और अगर यूनिट में अगर केजी पर मीटर क्यूब में ऑप्शन रहेगा तब हम आंसर 1000 करेंगे। तो आप देख लीजिए ये हमारा सीजीएस मात्रक है, हमारा एसआई मात्रक है, आपको पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई आप इसको कन्वर्ट अगर करेंगे ना तो यही चीज हमारा निकल करके आ जाता है। आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको डॉट लग रहा होगा तो आप कन्वर्ट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूं। 1 केजी, केजी का मतलब 1 केजी, 1 केजी का तो मतलब होता है मेरे भाई 1000 ग्राम की हम बात करेंगे, चलो कर दिए। मीटर क्यूब मेरे भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब 100 का पावर क्या करेंगे, तो क्यूब कर देंगे हम लोग यहां पर, 100 का पावर क्यूब कर देंगे, इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 10 के पावर हमारा 2 जीरो का पावर यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये पावर 6 हो जाएगा, और ये पावर 6 कट जाएगा, यानी ये हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल करके आ गया। मैंने जो बताया है मेरे भाई इस बात को डिट्टो याद रखिएगा। मैं बस कन्वर्ट इसलिए कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पानी का घनत्व अगर आपको एसआई में पूछता है तो आंसर कुछ और करेंगे। पानी का घनत्व अगर ये नहीं कि रट लेना इसको मार देना ये कुछ हो, तो पानी का घनत्व अगर तुमसे पूछता है कि हमारा सीजीएस मात्रक में क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, तो कहेंगे 1 होगा। अगर केजी पर मीटर क्यूब में बोलेगा तो कहेंगे 1000 होगा। मेरे भाई ये सब काम का चीज होता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर हम घनत्व की बात करते हैं ना, तो घनत्व 2 ही पैरामीटर पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। हम किसकी बात करते हैं, तो ये सब मेरे भाई कंसेप्ट होते हैं। अगर आप इसको कंसेप्ट नहीं मानिएगा तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत वीक हो जाएगी। मेरे भाई डेंसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, घनत्व जिसको कहते हैं, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो हमारा डेंसिटी होता है ना, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये 2 बात पर निर्भर करता है। एक तो हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ये किस पर निर्भर करेगा, तो एक तो हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अलग अलग पदार्थ के लिए डेंसिटी का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है। एक तो हमारा पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, और दूसरा जो घनत्व हमारा होता है वो किस पर निर्भर करता है मेरे भाई, तो याद रखना तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। यही 2 पैरामीटर पर हमारा ये निर्भर करता है, ये बात आपको
कोई मेरे भाई ये हर जगह अलग जगह उपलब्ध नहीं होगा। मैं तोड़ करके जितना भी बात बताता हूं, इसको आपको किसी भी सूरत में दीवार में लिख करके चिपका देना है कि जो घनत्व होता है ना, वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। चूंकि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, तो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। और ये तापमान पर निर्भर करता है। अब कहिएगा सर तापमान के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो वो भी आप जान लीजिए मेरे भाई। ये तापमान के साथ ऐसा रिलेशन होता है, डेंसिटी हमारा तापमान का वित्त कर्मानुपाती होता है। अगर किसी भी चीज का तापमान बढ़ जाएगा तो उसका डेंसिटी घट जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होगा, तो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, कि जो हमारा घनत्व होता है ना, वो कभी भी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि 1 लीटर पानी है कि 1000 लीटर पानी। अगर पानी सेम है तो घनत्व सेम होगा। इसलिए घनत्व कभी भी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। ये मेरे भाई मात्रा पर निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता है तो नहीं करता, इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। जब कभी भी घनत्व की बात आती है, कहेंगे डेंसिटी जो हमारा होता है 2 ही बात पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। पदार्थ सेम होगा तो घनत्व सेम होगा, पदार्थ अलग होगा तो घनत्व अलग होगा। पदार्थ को मेरे भाई ध्यान रखना, घनत्व को मात्रा से कोई मतलब नहीं है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इस पैरामीटर को आप ध्यान रखेंगे। कई बार लोगों को फंसा लेता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कितने केल्विन पर हमारा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी पॉइंट हम बताएं सब एग्जाम का क्वेश्चन है, A to Z चीज आपको बुझाना चाहिए। कई बार मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने में आएंगे तो आपको बहुत ही प्यार से आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी पदार्थ को चाहे 50 टुकड़ा में क्यों नहीं हम तोड़ देंगे, घनत्व नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही बात है, एक एक टुकड़ा का घनत्व उतना ही होगा चूंकि पदार्थ सेम है। आगे चलते हैं मेरे भाई। मोटर कार में शीतलन का हम इस्तेमाल करते हैं। शीतलन तंत्र जो रेडिएटर हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ट्रैक्टर वगैरह में देखे होंगे या किसी भी गाड़ी में देखे होंगे शीतलन तंत्र, जिसको हम रेडिएटर कहते हैं। अब इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जनरली अभी तक में एग्जाम में आया नहीं है और आने की संभावना ज्यादा है, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये काम आपको जरूर आना चाहिए जो मैं अभी कह रहा हूं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए। कहता है कि हम मोटर कार की बात करते हैं। मोटर कार में हमारा कोई भी गाड़ी हो सकता है, जिस गाड़ी के अंदर फ्यूल जलाते हैं, इंजन में कंबसन होता है, इंजन गर्म होता है, उस सब में रेडिएटर हमारा लगा रहता है। लेकिन रेडिएटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये केवल और केवल संवहन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और संवहन क्या है, तो उष्मा संचरण की एक विधि होती है जिससे हमारा होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी का फ्लो होते रहता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करते रहता है, तो उष्मा का संचरण करते रहता है। जो पानी है उष्मा का एक अच्छा अवशोषक माना जाता है। वो क्या करता है, इंजन जो गर्म हो जाता है उससे पानी को खींच लेता है उष्मा को, और इंजन को ठंडा बनाए रखता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये शीतलन तंत्र होता है, रेडिएटर हमारा काम करता है। तो ये केवल और केवल संवहन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इस बात को आप समझिए गौर से। अगर हम किसकी बात कर रहे थे, तो हम यहां पर रेडिएटर की हम बात कर रहे थे। इस रेडिएटर का जो काम होता है मेरे भाई, कूलिंग प्रदान करता है। रेडिएटर हमारा जो होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको ध्यान रखना, ये संवहन ऊर्जा, ये हमारा उष्मा संचरण के संवहन प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ये किस पर काम करता है, ये हमारा संवहन उष्मा संचरण की जो विधि होती है, संवहन विधि पर यह आधारित होता है। ये संवहन विधि पर कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संवहन विधि पर यह कार्य करता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चंस मेरे बच्चों कि इसमें पानी का सर्कुलेशन होते रहता है, इसलिए जब भी रेडिएटर के अंदर आप देखिएगा तो पानी का सर्कुलेशन होगा। आप ठंडा पानी डालिएगा, इसमें गर्म पानी बनकर क्या जाता है। तो मेरे भाई रेडिएटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो कूलेंट डालते हैं। जो हमारा शीतलक होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर शीतलक कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कूलेंट हमारा कौन होता है मेरे भाई, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पानी हमारा H2 होता है ये सबसे अच्छा कूलेंट होता है, लेकिन ये पानी जंग भी लगा देता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसीलिए इसमें कुछ अलग अलग केमिकल भी यूज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। लेकिन रेडिएटर में कहेंगे हमारा सबसे अच्छा कौन होता है, पानी होता है। ये अच्छा शीतलक हमारा होता है, ध्यान रखना। शीतलक की बात करते हैं, अच्छा शीतलक जो हमारा होता है वो पानी होता है। पानी हमारा क्या, तो ये एक अच्छा शीतलक होता है। ये क्या है मेरे भाई, एक अच्छा शीतलक हमारा माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये अच्छा शीतलक होता है। आपको थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट, सभी पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये मेरे भाई अच्छा शीतलक है, तो पानी के अंदर शीतलक अच्छा शीतलक क्यों है, इसके पीछे का रीजन है। ऐसा हम शीतलक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई पानी में उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। पानी में उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। पानी में उष्मा अवशोषण करने की जो क्षमता होती है, करने की क्षमता क्या होती है,
उष्मा अवशोषण करने की क्षमता क्या होगी? तो मेरे भाई अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना। पानी में उष्मा अवशोषण करने की क्षमता क्या होगी? तो कहेंगे यहाँ पर अधिक होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उष्मा को ये अवशोषित कर सकता है और पानी आपको इजीली मिल भी जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछता है, ये तो मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको याद रखिएगा। आज के बाद अगर नींद में भी रहेगा, 6 महीना सो भी अगर जाओगे, तुम कहीं भी रहोगे, किसी भी सूरत में ये याद रखना मेरे भाई कि रेडिएटर के अंदर जो हमारा पानी, रेडिएटर जो के अंदर हमारा जो पानी का सर्कुलेशन होता है, जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, याद रखना मेरे भाई वो हमारा संवहन के सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी सूरत में आना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये एग्जाम आस्किंग पॉइंट है, इसको किसी भी सूरत में आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम आस्किंग पॉइंट है, ये एग्जाम आस्किंग पॉइंट है। और रेडिएटर के बारे में याद रखना है कि उसके संवहन विधि द्वारा हमारा उष्मा संचरण होता है, ध्यान रखना। अब यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, देखो किसी भी चीज को ठंडा या गर्म करना उष्मा संचरण ही होता है। आप ठंडा कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं तो उष्मा संचरण के कारण ही कोई भी चीज ठंडा या गर्म होता है, यही बात हमारा होता है। आगे हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, नोट करके एक पॉइंट हम लिखाते हैं, आपके बीपीएससी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, इस बात को आप ध्यान रखना कि बीपीएससी एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आपका पूछेगा। तो बीपीएससी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे भाई? बॉयलर के बारे में पूछता है। अब आप कहिएगा सर ये बॉयलर क्या है? मेरे भाई जो जिस बॉयलर की हम बात करते हैं, जिस बॉयलर की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा पानी को बॉयल करने वाला बॉयलर होता है। ये छोटा मोटा बॉयलर नहीं है, ये बहुत बड़ा बॉयलर की हम बात करते हैं, जो कि पावर प्लांट वगैरह में बॉयलर लगा रहता है, जिसमें बहुत सारे पानी को क्या करते हैं तो गर्म करके, कोयला को जला करके हम पानी को वाष्प बनाते हैं, यही बॉयलर हमारा काम करता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो बॉयलर हमारा होता है इसमें आपका तीनों प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। इसमें चालन भी होता है, याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, चालन होता है इसमें, और इसमें संवहन होगा, और तथा इसमें विकिरण भी हमारा होता है। चूंकि ये बहुत अधिक, बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये लगभग हमारा 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हमारा चला जाता है, बहुत अधिक तापमान होता है, ध्यान रखना ये बहुत अधिक तापमान पर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें तीनों चीज हमारा होता है, चालन होता है, संवहन होता है और विकिरण की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई बॉयलर जो हमारा पानी को बॉयल करता है, चालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रोसेस हमारा यूज होता है। आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। अभी तक में अगर नहीं पूछा है तो आपको मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे 1 to 5 पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 का क्वेश्चन हो, चाहे वो 9-10 का क्वेश्चन हो या कॉमन पेपर का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है। अगर मेरे भाई आप पीआरटी की तैयारी करते हैं, 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9-10 की तैयारी करते हैं, अभी जो हम सेशन कराते हैं ना, ये आपके लिए समझ लीजिए कि रामबाण है। इस सेशन को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हम कराते रहते हैं। सर नियुक्ति बैच इंग्लिश मीडियम में है या नियुक्ति बैच आपको इंग्लिश मीडियम मतलब कहने का मतलब होता है बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, उसमें कहीं से परेशानी नहीं होगी। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हर एक जगह देखिएगा आपको यूज करते रहते हैं इंग्लिश टर्म को, तो ऐसे आपको मिलेगा। ये जो कहेगा कंप्लीट बाइलिंगुअल, कंप्लीट हमारा इंग्लिश मीडियम होगा तो वैसा नहीं होगा। हाँ, आपको एग्जाम पास करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, हम सब कुछ लेकर के चलते हैं, हम हर चीज को बोलते रहते हैं, इंग्लिश टर्म को यूज करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो, तो ये चीज अलग है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो अगर हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये देखिए जो भी बच्चे मेरी क्लासेस कर रहे होंगे सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग लगातार क्लास कर रहे हैं। आप बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हम चर्चा नहीं किए हैं क्लास में, कितनी बार किए हैं? एक बार नहीं, हजारों बार। अगर आप मेरे से पढ़े, जितनी बार पढ़े होंगे उतनी बार आपको ये पता चला होगा कि जब जब इसकी बात होती है तब तक हम इसके बारे में बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है मेरे भाई, वो कौन सी तरंग होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो प्रकाश तरंग हमारा होता है, जो सूरज की प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आती है, जो भी प्रकाश तरंग की बात करते हैं, जो भी हमारा लाइट वेव की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि लाइट हमारा एक प्रकार का वेव भी होता है, लाइट एक प्रकार का कण भी होता है, इसलिए प्रकाश तरंग की हम बात करते हैं तो यही हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश तरंग हमारे कैसे तरंग होते हैं? तो ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा होता है। तो अगर हम यहां पर प्रकाश तरंग की बात करें, इसको हम लोग लाइट वेव कहते हैं, एक हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होता है। इसकी जो गति होती है स्पीड ऑफ लाइट के क्या होगा? तो बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसकी गति कितनी? तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होता है, क्योंकि उसी को हम लोग प्रकाश तरंग को ही हम लोग यहां पर हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है? कहेंगे ये हमारा बराबर होता है, ये चीज आपको ध्यान
रखना है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर हमारा 8 मीटर पर सेकंड होता है। एक डेटा हम लोगों को पता होना चाहिए। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेरे भाई हर एक चीज पर नजर रखना पड़ेगा। अगर मेरे भाई कई बार क्या करता है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, कई बार इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल देगा, क्योंकि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 तो हमारा है। अब जो मीटर हमारा दे रखा है, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो हमारा मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मीटर पर सेकंड में रहेगा तभी आंसर सही हो सकता है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में दे देगा, तब आपको 3 गुना में 10 के पावर 10 करना है आंसर। मेरे भाई ये सीजीएस मात्रक है, ये आपका ऐसा ही मात्रक है, इसलिए कभी कभी क्या करता है, गलती कराने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है, इसलिए आपको किसी भी सूरत में एक एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक और बात आती है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई ये कैसा होता है, क्योंकि ये हमारा आवेशीन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग हमारे कैसे होंगे, तो चार्जलेस होते हैं, यानी कि आवेशीन होता है, इस पर कोई आवेश हमारा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं, तो आप कई बार पढ़ चुके हैं मेरे क्लास में। गामा रे की बात करते हैं, एक्सरे की बात करते हैं, परावैगनी किरण जिसको हम लोग यूवी रे की बात करते हैं, जो हमारे सूर्य से निकल करके आती है, सबसे हार्मफुल हमारा यही किरण होता है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, इसको हम लोग विजिबल रे की बात अगर करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर इंफ्रा की बात करते हैं, इसको अवरक्त किरण के नाम से हम लोग जानते हैं, इंफ्रारेड रे की हम बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव की बात कर लेते हैं, याद रखिएगा अगर हम माइक्रोवेव की बात करते हैं, या फिर अगर हम रेडियो वेव की अगर बात कर लेते हैं, ये सारी जो किरणें आपको दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी मेरे भाई क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कितने हैं टोटल, तो 7 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसी ऑर्डर में आपको याद भी रखना है। तो मेरे भाई इससे पता चल गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो 8 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड तब हम लोग कहेंगे। यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर मीटर पर सेकंड होगा 10 के पावर 8 हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला कल का रिपीटेड मेरे भाई क्वेश्चन है, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में। आपका कल का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर देता है, धूल को हटाता है, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए मेरे भाई सब जगह करते हैं। उपयुक्त में से एक सदी हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आगे निकालिए। चुंबकीय अनुनाद जो हमारा बिंबीकरण होता है, इसको एमआरआई करते हैं मेरे भाई। एमआरआई की बात हम करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये जो हमारा होता है जिसको एमआरआई की हम बात करते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, जो एमआरआई होता है ना, वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में होता है, यानी कहने लो उसके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है वो बहुत अधिक होता है, याद रखिएगा। अगर हम एमआरआई की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर एमआरआई कराने के लिए जाते हैं, तो ये जो एमआरआई हमारा होता है मेरे भाई, ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है। इसके अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपको ध्यान रखना, इसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है, यहां पर चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक होती है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें मेरे भाई स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा होता ही होता है। हम किसकी बात करते हैं, एमआरआई की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल भी किया जाता है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर रेडियो वेव का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसका, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग एमआरआई की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, याद रखेंगे, एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस की हम बात करते हैं, आर फॉर रेजोनेंस की बात करते हैं, और आई फॉर हमारा क्या होता है, इमेजिंग की हम बात करते हैं। ये आई फॉर हमारा क्या होता है, इमेजिंग की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की हम बात करते हैं, एमआरआई की बात करेंगे। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव के अंतर्गत हमारा क्या करता है, एमआरआई करता है। और एमआरआई अगर करता है मेरे में, तो सीटी स्कैन वगैरह से ये चीज बढ़िया माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका काम ही है मेरे भाई, एमआरआई का काम ही होता है हमारा इमेज क्रिएट करता, प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता, कहेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करता
करता है, इमेज का निर्माण करता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, ये किसका निर्माण करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछता है। इसमें से याद क्या रखना है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। याद रखना मेरे भाई कि इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, यानी कि जो चुंबकीय हमारे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा मजबूत होता है, चूंकि इसमें हैवी मैग्नेट लगा हुआ रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सा आंसर करेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिन वगैरह तो आंसर नहीं होगा, इसको तो आप ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से छाड़ दोगे, सर ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं होगा, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यही होगा, यानी कि आप इसको कहेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस हमारा इमेजिंग होता है, इसको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद भी हम कह सकते हैं। ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे मेरे भाई आज के जितने भी बैचेज आपको मिल रहे होंगे, सभी बैचेज पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको 12 बजे रात तक 20% का फ्लैट डिस्काउंट है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं मेरे भाई, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से लेकर के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी कोर्सेज पर आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट है। इंजेक्शन बैच हमारा वो बैच है मेरे भाई, 6 to 8 के लिए भी होगा, 9-10 के लिए भी होगा। जो टीजीटी 9-10 के साथ कॉमन पेपर खोजना चाहते होंगे उनको भी ये बैच मिलेगा। इंजेक्शन बैच सर करिए, सब बैच आपको एक के साथ दिख जाएगा, और पढ़ करके आप देख लीजिए कौन सा बैच लेना है, लेकिन रात के 12 बजे तक ही आपका ये वैलिड होगा। हमको लगता है कि आपका 1 आध घंटे का समय होगा जिसमें आप इसको कर सकते हैं। इसकी थ्योरी बहुत ही दमदार होगी, चूंकि इसमें खाली पूरे का पूरा अपडेटेड कंटेंट को हम पढ़ा रहे हैं। मेरा कोशिश रह रहा है मेरे भाई कि इसमें इतनी थ्योरी इतनी जबरदस्त तरीके से मैं करा दूं कि मेरे भाई जो मेरी थ्योरी पढ़ ले तो उसको जरूर जिंदगी में कहीं भी वो रहे तो उसको काम आता रहे। जबरदस्त तरीके से इसकी थ्योरी हम करा रहे हैं, और आप इसकी क्लासेस अगर करेंगे तो पता चल जाएगा। ये न्यू बैचेज आपको इंजेक्शन बैच मिलेगा, और जो नियुक्ति बैच है वो आपकी एमसीक्यू की क्लासेस होती है उसमें। आगे हम बात करते हैं मेरे में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जिसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, अगर हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि जो प्रकाश का हमारा वर्ण विक्षेपण होता है, हम किसकी बात करते हैं, तो हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की अगर बात करते हैं जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं मेरे भाई, ये किस सिद्धांत पर हमारा काम करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई। सुनो, ये अगर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करते हैं, इसका कंसेप्ट आपको किसने दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है, तो इसका कंसेप्ट मेरे भाई दिया है यहां पर न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ये किसने दिया, तो कहेंगे न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिया। दूसरी बात, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, अपवर्तन की घटना घटती है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इसका सिद्धांत भी लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसके सिद्धांत पर भी क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा इसका सिद्धांत क्या होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो कि आपको किसी भी सूरत में आना चाहिए। ये प्रकाश के अपवर्तन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कई बार ये भी पूछता है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही आपको मेरे भाई 7 रंग दिखाई देता है, 7 कलर्स की प्राप्ति होती है। और जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाया जा रहा था तो उस समय न्यूटन ने क्या था मेरे भाई, एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, तो न्यूटन ने क्या किया था मेरे भाई, तो एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। और इस प्रिज्म को कह दिया, ये जो हमारा प्रिज्म है, ये किसका बना हुआ था, कहेंगे ग्लास का बना हुआ, शीशा का बना हुआ है। ये कोई लेंस नहीं था, ये कोई अवतल और उत्तल लेंस हमारा नहीं था। इस बात को ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी अपनी होती है। ये सिंपल हमारा एक ग्लास था, और उस ग्लास का हमारा क्या, तो एक प्रिज्म ले लिया गया, और इस पर जब सूर्य के प्रकाश को गिराया गया तो देखा कि ये सूर्य की प्रकाश सीधा नहीं निकल करके ये 7 कलर में ऐसे करके विभक्त होने लगती है। और सबसे ऊपर देखा लाल कलर, सबसे नीचे देखा वायलेट कलर, और टोटल 7 कलर इसके अंदर प्राप्त हो गए। तो मेरे भाई इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये प्रिज्म के द्वारा मेरे भाई इस चीज को दिखाया गया था। या फिर इस बात को ध्यान रखना कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट को मेरे भाई, प्रिज्म तो हमारा ग्लास हो गया, क्या यहां पर प्रिज्म कि हमारा ग्लास होगा, मेरे भाई इस बात को मैं बता देना चाहता हूं। अगर डिस्पर्सन ऑफ लाइट अगर आपको देखना है, इसके लिए 2 चीज आप इस्तेमाल करते हैं। या तो प्रिज्म हमारा किस मटेरियल का होगा, तो कहेंगे ग्लास का होगा। या तो प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई वर्षा वगैरह की जो बूंदें होती है उसको भी प्रिज्म माना जाता है।
वर्षा की जो बूंद होती है, उस वर्षा की बूंद को भी हम प्रिज्म मान करके चलते हैं। और इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई कि वर्षा की बूंद पर जब हमारा प्रकाश पड़ती है तो 7 कलर में विभक्त हो जाती है, इंद्रधनुष का निर्माण करता है। और यहाँ पर 7 रंग आपको दिखता है। तो ये दोनों क्वेश्चन, हमारा ग्लास भी एक प्रिज्म है और वर्षा की बूंद भी एक प्रिज्म हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। यहाँ पर किसी लेंस वेंस की हम चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा कोई लेंस वेंस नहीं है, इस बात को इसको हम मान के चलते हैं। ये मेरे भाई मान के चला जाता है, वर्षा की बूंद को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मानते हैं। ये मेरे भाई ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम शॉर्ट में आपको लिखते हैं, इसको हम लोग मान के चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है। एक बात बताइए मेरे भाई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका मतलब नीला रंग का प्रकीर्णन हुआ है। अगर आपको पानी का रंग नीला दिखाई, इसका मतलब मेरे भाई पानी का प्रकीर्णन हुआ है, पानी में नीला रंग का प्रकीर्णन हुआ है। सूरज का रंग अगर लाल दिखाई देता है, इसका मतलब मेरे भाई सूरज के रंग का प्रकीर्णन हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आकाश के नीला देखने का कारण हमारा क्या, मेरे आकाश का रंग नीला अगर देखा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जहां पर ये टर्म दे रखा है, इसका मतलब वो हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। इंद्रधनुष के 7 रंग मेरे भाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, या फिर कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होगा। तो हम कहेंगे मेरे भाई ये प्रकाश का प्रकीर्णन देकर के गलत कर दिया, ये तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो ये स्टेटमेंट हमारे सही थे, ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो गया। इंद्रधनुष जब कभी भी हमारा बनता है तो याद रखना मेरे भाई प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। आगे बात करते हैं, सूर्योदय के समय सूरज का लाल दिखना, सूरज का लाल दिखना मेरे भाई ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे सही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय हमारा 2 मिनट पहले या सूर्यास्त 2 मिनट हमारा बाद, इस तरीके से अगर आपको दिखाई देता है तो मेरे भाई वो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। या सूरज गोलाकार है और आपको अंडाकार दिखाई देता है, इसका मतलब वो भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें से पहला और तीसरा हमारा सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपसे पूछा गया था, आप आंसर सीधा करोगे सर 1 और 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता, अभी जस्ट मेरे इसके बारे में चर्चा किया मेरे भाई कि समुद्र नीला दिखाते हैं, नीला रंग का प्रकीर्णन हुआ है, इसमें सोचना क्या है। तो मेरे भाई आप कहेंगे आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन हुए हैं, क्योंकि आपको समुद्र जो है वो नीला प्रतीत होता है। समुद्र कैसा प्रतीत होगा, नीला। अधिक गहराई का तो कोई लक्षण नहीं होगा, इसको तो आप पहले ही काट दोगे। और जल के नीले रंग के कारण मेरे भाई पानी नीला रंग थोड़ी होता है, पानी नीला रंग थोड़ी होता, प्रकाश का क्या होता है कि प्रकाश का वहां पर प्रकीर्णन के कारण होता है। तो 2 ऑप्शंस तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और सी तो आप ऐसे ही काट दोगे। अब आगे चलते हैं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना घट रही है मेरे भाई, इसके कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, तो हम कहते हैं समुद्र का रंग आपको नीला दिखाई देता है। अभी जस्ट मैंने बात किया था, अभी जस्ट मैंने ये भी बोला था मेरे भाई एटॉमिक जो एनर्जी होता है, जो एटम बम हमारे बनते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर फोकस कीजिएगा। 1945 में नागासाकी जापान में जो बम गिराया गया था मेरे भाई, ये विस्फोटक जो हमारा पदार्थ है वो किससे बना था मेरे भाई, किस पदार्थ से विस्फोटक पदार्थ बनाया गया था। तो जो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था हमारा, कौन सा विस्फोटक का उसमें इस्तेमाल किया गया था, याद रखना मेरे भाई वो प्लूटोनियम बेस्ड हमारा था, उसमें प्लूटोनियम बेस्ड हमारा था। और प्लूटोनियम जो हमारा होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, आप सभी को पता होगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस मेरे भाई पूछता है। तो प्लूटोनियम का जो प्लूटोनियम हमारा कैसा, तो मेरे भाई हमारा कहते हैं कि जो प्लूटोनियम हमारा होता है ये हमारा नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल, चूंकि हम लोग प्लूटोनियम को क्या कहते हैं, ये हमारा यहाँ पर हम लोग सीधा कहते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा कैसे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे। तो प्लूटोनियम हमारा क्या है, तो मेरे भाई हम कहेंगे विखंडनीय पदार्थ होता है। प्लूटोनियम कैसा पदार्थ कहेंगे, प्लूटोनियम विखंडनीय पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा विखंडनीय पदार्थ होता है और इसी प्लूटोनियम विखंडनीय पदार्थ का इस्तेमाल करके हम कहेंगे वहां पर ये गिराया गया था, इस बात को ध्यान रखना। तो ये प्लूटोनियम बेस्ड हमारा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास फैटमैन वगैरह जो आप पढ़ते होंगे उसी से रिलेटेड हमारा है। पोटासियम होगा क्या, नहीं। सोडियम होगा कि नहीं, प्लूटोनियम विखंडनीय पदार्थ हमारा इस्तेमाल किया गया था, बात को ध्यान रखें। आगे चलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है मेरे भाई, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अल्फा बीटा गामा सब का उत्सर्जन करता है। लेकिन आपको एक बात बताना है मेरे भाई कि जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना कि जो भी हमारे कैसे एलिमेंट है, तो यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम बात करते हैं, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिसको रेडियोधर्मी पदार्थ हम कहते हैं, याद रखना मेरे भाई
रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारा होता है वो सभी हमारे, जैसे कि आप देखते होंगे लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स पढ़ते हैं ना, तो एक्टिनाइट सीरीज, एक्टिनाइट्स में जितने भी एलिमेंट है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। 89 के बाद जितना एलिमेंट होता है सब हमारा 89 परमाणु संख्या से लेकर के आगे जितना भी परमाणु संख्या होगा वो सब हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसका इमिशन करता है मेरे भाई, तो अल्फा बीटा गामा सब का इमिशन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अल्फा कण का भी इमिशन करता है, ये अल्फा कण का भी इमिशन करता है, ये बीटा कण का भी इमिशन करता है, और साथ ही साथ मेरे भाई ये गामा कण का भी इमिशन करता है, तथा ये गामा कण का भी इमिशन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन सभी कण का क्या करता है मेरे भाई, इन सभी कण का ध्यान रखना, इन सभी का क्या करता है, तो यहां पर इन सभी का क्या करता है मेरे भाई, उत्सर्जन करता है, इमिशन करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। उत्सर्जन करना मतलब इमिशन करना, इन सभी का उत्सर्जन करता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान, इन सभी का उत्सर्जन करता है, कौन करता है, तो कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट करता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, अगर एक अल्फा कण का इमिशन अगर होता है, अगर एक अल्फा कण की बात करें, कितना अल्फा, तो एक अल्फा कण का अगर एमिशन होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक अल्फा कण रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर निकलता है तो याद रखना कि परमाणु संख्या में 2 घटता है, किसमें, तो परमाणु संख्या में 2 घटेगा और द्रव्यमान संख्या में 4 घटता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यही चीज मेरे भाई अगर एक बीटा कण का अगर एमिशन होता है, अगर एक बीटा कण का अगर एमिशन होता है तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा परमाणु संख्या में 1 जुट जाता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा मेरे भाई, ऊपर में द्रव्यमान संख्या और नीचे में परमाणु संख्या, याद रखने के लिए। और जब गामा कण का एमिशन होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अगर एक गामा कण का अगर एमिशन होता है, एक गामा कण का अगर एमिशन अगर होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक गामा कण के एमिशन से मेरे भाई इसमें नो चेंज ऊपर भी होगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और परमाणु संख्या में भी कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये छोटा बहुत थ्योरी जो है आपको पता होना चाहिए, और अगर यहां से पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा यहां पर दे रखा है, और इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ हमारा तीनों का इमिशन करेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे भाई कि अगर अल्फा पार्टिकल की हम बात करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगला बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा चार्ज होगा, तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, इस बात को आप मेरे भाई किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। और गामा किरण गामा कण की बात करते हैं मेरे भाई, तो जो गामा पार्टिकल हमारा होता है ये चार्जलेस होता है। ये कैसा होता है, कहेंगे हमारा ये चार्जलेस होता है। जैसे गामा रे की बात कर रहे थे ना, चार्जलेस होता है, वैसे ही हमारा ये चार्जलेस होता है, इसको हम लोग गामा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन सभी पॉइंट पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाता है तो आपको आसानी से मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, और आप कर भी लोगे, इसमें इतना विश्वास है मुझे कि आप आसानी से कर भी लोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं और आगे की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा हो जी, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हम आपको बताते हैं सब आपके काम का, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति बैच की क्लासेस चल रही है, इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं। ये तो मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जान है, और इसको जितना पढ़िएगा उतना ही आपके लिए दमदार होगा। इसमें एक से एक अच्छे कंसेप्ट हम कराते हैं ताकि हमारी थ्योरी के साथ साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन रिविजन होता रहे, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई विलयन और विलायक, कह रहा कि विलयन और विलायक के प्रति इकाई द्रव्यमान या प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित, यानी मेरे भाई प्रति इकाई आयतन कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। प्रति इकाई आयतन कहने का मतलब है कि हम 1 मीटर क्यूब आयतन की बात करते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान की अगर बात करता है मेरे भाई, हम 1 केजी पदार्थ की बात करते हैं या 1 ग्राम पदार्थ की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है, में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मेरे भाई इसमें से ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन में ई हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे उसको याद रखना, ये हमारा विलयन की सांद्रता को बताता है। ये विलयन
विलयन की सांद्रता को बताता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ये विलयन की सांद्रता को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। एक्चुअली में एक बात आप जानते होंगे मेरे भाई कि जो हमारा विलयन बनता है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ये विलयन हमारा किससे बनता है? तो कहेंगे हमारा विलयन जो है विलायक में, विलायक जो हमारा होता है उसमें क्या करते हैं, विलय को मिला दीजिए। तो जो सबसे कम मात्रा में होता है उसको हम विलय कहते हैं। जैसे आप पानी, नमक पानी का घोल बनाते हैं, तो नमक पानी का जो घोल होगा वो हमारा विलयन होगा। लेकिन मेरे भाई नमक जो कम मात्रा में होगा उसको हम विलय कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में पानी है उसको विलायक कहते हैं। और यही हमारा होता है। तो मेरे भाई एक बात आप बताने की कोशिश कीजिए, अगर विलयन हमारा क्या है तो कहेंगे विलयन हमारा विलायक और विलय का कॉम्बिनेशन हमारा होता है, जो कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में हमारा होता है। तो विलयन और विलायक कह रहा है कि विलयन की बात करते हैं, विलायक के प्रति इकाई, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है, रसायन को किस रूप में जानते हैं, इसको मेरे भाई हम लोग कहेंगे ये हमारा विलयन की सांद्रता कहलाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो हमारे आंसर क्या होंगे, तो विलयन की सांद्रता होगी, और ये राइट आंसर आपका होगा। इसमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। आगे चलते हैं मेरे भाई। कौन सा एक तत्व नहीं है ये पूछा गया, आप लोग आंसर करके बताइएगा कि कौन सा इसमें से एक तत्व हमारा क्या कर रहा है, कि एक तत्व हमारा नहीं है, उसको आंसर करना है। इसमें से कौन सा हमारा एक तत्व नहीं है मेरे भाई? धातु, अधातु और हम गैस की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखते हैं, या तो धातु है तत्व, या तो अधातु तत्व है, या तो उपधातु तत्व है, यही ना होता है मेरे भाई। अगर हम गैस की बात करते हैं तो जो गैस हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा एक मिश्रण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो गैस होता है ये हमारा क्या है, इस गैस को अगर हिंदी में तो गैस ही पढ़ते हैं ना, ये गैस हमारा क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है। इस बात को ध्यान रखना। गैस हमारा एक प्रकार का क्या है, तो गैस एक प्रकार का हमारा मिश्रण होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और मेरे भाई जब तत्व की बात करते हैं तो आपको पता है कि कितने तत्व हैं, टोटल कितने तत्व हैं मेरे भाई? तो तत्व की संख्या, कुल तत्व की जो संख्या है वो कितनी है, आप इस बात को ध्यान रखना। कुल तत्व की संख्या पर अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग सीधा कहते हैं कि सर अगर कुल तत्व की संख्या की अगर बात करेंगे, कुल तत्व की संख्या की अगर बात करेंगे वह किस रूप में और कितना होगा, तो आप कहेंगे सर धातु होगा। लेकिन धातु कितने हैं, हम पीटी की बात करते हैं मेरे पे, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कुल तत्व की संख्या धातु में होगा कितना, तो 91 होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग अधातु की बात करते हैं तो अधातु की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना मेरे भाई 20 होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग उपधातु की बात अगर करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उपधातु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यानी कुल मिलाकर के आप देखते हैं मेरे भाई, अगर जिसको हम तत्व कहते हैं वो तत्व हमारा एक सिंगल एलिमेंट के रूप में हमारा होता है। अगर दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। तो मेरे भाई ये धातु, अधातु और उपधातु की बात अगर हम लोग करते हैं ना, ये धातु, अधातु और उपधातु की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना ये सब हमारे तत्व होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार, लेकिन गैस एक प्रकार का हमारा क्या कहेंगे, गैस एक प्रकार का हमारा मिश्रण होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। गैस हमारा एक प्रकार का क्या, तो हम लोग टोटली कहेंगे एक प्रकार का हमारा मिश्रण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेरे भाई अगर कोई हमारा मिश्रण होता है तो मिश्रण को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि मिश्रण हम उसको कहते हैं जिसमें मेरे पास, जिसमें क्या होता है कहेंगे जिसके अंदर हमारा क्या होता है अनिश्चित अनुपात में, उसके अंदर कोई निश्चित अनुपात में किसी पदार्थ को नहीं मिलाते, तो अनिश्चित अनुपात में मिले पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर हम सीधा कहते हैं कि अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात की बात करें, अनिश्चित अनुपात में मिले पदार्थ की हम बात करते हैं। अनिश्चित अनुपात में मिले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अगर हमारे सामने यहाँ पर कंपाउंड की बात होती है, और कंपाउंड कहने का मतलब हम किसको कहते हैं, तो कंपाउंड कहने का मतलब हम यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। ये हमारा यौगिक जो होता है ये कंपाउंड होता है। तो यौगिक हम किसको कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना ये प्रॉपर रेशियो में हमारा मिला हुआ रहता है। तो एक निश्चित अनुपात के, जो निश्चित अनुपात में अगर पदार्थ को मिला हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि निश्चित अनुपात की हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित अनुपात में जो मिले पदार्थ होते हैं, निश्चित अनुपात में मिले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कंपाउंड कहते हैं। तो गैस हो गया, मिश्रण हो गया, कंपाउंड हो गया मेरे भाई, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, गैस की बात करते हैं। ये सब हमारा क्या है, तो ये सब तत्व नहीं है, ये सब तत्व में नहीं आता है। तो हम कहेंगे तत्व में कौन आएगा, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, तत्व में हमारा धातु आएगा। ये सब तत्व हमारे होते हैं। कितने, टोटल 118 तत्व हमारा होता है। टोटल तत्व की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होता है ना। 91 को धातु होता है,
20 गो अधातु होता है और 7 गो उपधातु होता है। तो मेरे पास धातु अधातु तो तत्व हमारा होता, सिंगल सिंगल एलिमेंट है। लेकिन गैस एक प्रकार का मिश्रण है मेरे भाई, तो गैस एक प्रकार का मिश्रण है, तो हम सीधा कहेंगे कि यही आंसर करेंगे सी। यानी कहने का मतलब है ये हमारा तत्व नहीं हो सकता है। चाहे मेरे भाई ये भी तत्व नहीं है, ये भी तत्व नहीं है, ये भी तत्व हमारा नहीं है, तो ये सब तत्व हमारा नहीं होगा। एक लाइन में आप सीधा सीधा आंसर करेंगे ये सब तत्व हमारे नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। चलो हम लिख भी देते हैं यहां पर मेरे भाई, ये सब जितने भी हम फॉर्मेट्स में जितना भी चीज हम यहां पर आपको बताए हैं ये सब तत्व नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्या है तो कहेंगे ये सब हमारे तत्व नहीं है, ये सब क्या है तो आप सीधा कहेंगे ये सब तत्व नहीं है, ये सब तत्व नहीं है। ये सब हमारे क्या है तो कहेंगे यहां पर तत्व नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें, ये सब तत्व नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला हमारा कहता है कि मिलान कीजिए ब्लीचिंग पाउडर का मिलान हमारा बेकिंग सोडा का वॉशिंग पाउडर। बताइए, तो सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको बताना है। बताइए, ब्लीचिंग पाउडर हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण हमारा इस मिलान हो जाएगा वो किससे तो कहेंगे 3 से हो जाएगा। यानी मेरे भाई सीधा सीधा आप कहोगे कि ए का 3 मैच कर जाएगा। अगर ए का 3 मैच करेगा तो ऑप्शन पे आते हैं, ए का 4 यहां मैच करेगा तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ए का 3 हो जाएगा, कई बार आप पढ़ चुके हैं। बेकिंग सोडा मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा यहां पर इसके मिलान कर देंगे तो हम कहेंगे बी का हमारा 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 ये खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बारे में आप कितना बार पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ, ये भी मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम के सतह पर हम लोग क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। यानी कहने वाले एल्युमिनियम में जंग ना लगे तो हम एल्युमिनियम की सतह पर क्या करते हैं, ऑक्साइड की परत बनाते हैं, उसी को एनोडाइजिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे भाई, एनोडाइजिंग कहते हैं, एनोडिक कृत के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे, जंग लगने से बचाने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। आगे, पानी का जो शुद्धतम रूप है, ये आपका मेरे भाई एग्जाम का ये अच्छा क्वेश्चन हमारा माना जाता है। ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है और इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं तो गलती करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि पानी का जो शुद्धतम रूप हमारा होता है वो कौन सा होता है। तो मेरे भाई पानी का शुद्धतम रूप हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी के अंदर जितने भी इंप्योरिटी गंदगी होगा हम उसको बाहर कर देते हैं, उसके हिसाब से आंसर करना है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि वर्षा का जो पानी होता है वो हमारा पानी का शुद्धतम रूप माना जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मेरे भाई आप यहाँ पर रेन वाटर की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ पर रेन वाटर की बात करते हैं और वर्षा के पानी की हम बात करते हैं। यहाँ पर वर्षा का जो पानी है हम उसकी बात करते हैं। अगर हम वर्षा के पानी की बात करते हैं मेरे भाई, तो वर्षा का जो पानी हमारा होता है, जो बारिश होती है ऊपर से, तो मेरे भाई अगर वर्षा होती है तो किस प्रोसेस से होता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन विधि द्वारा वर्षा होता है। तो मेरे भाई रेनफॉल जो वर्षा की पानी नीचे आती है वो हमारा किसके कारण होता है, क्योंकि हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस संघनन विधि के कारण हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इस बात को समझिएगा, होता क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर हमारा पानी जमा है और इस पानी के अंदर गंदगी भी है, पानी जमा भी है। यहां पर मान लेते हैं मेरे भाई कि ये हमारा नदी का है और नदी में पानी भरा हुआ है, इसमें पानी है और पानी के साथ साथ इसमें गंदगी भी है, इस बात को ध्यान रखें, पानी के साथ इसमें गंदगी भी है। अब क्या होता है मेरे भाई, इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसका क्या होता है, इसके सतह पर क्या होता है, यहाँ पर वाष्पीकरण हो जाता है। अब इसके सतह पर वाष्पीकरण होगा तो ये वाष्प बन करके हमारे वायुमंडल में फैल जाता है। तो ये हमारे क्या होता है, यहाँ पर जलवाष्प इसी को हम लोग कहते हैं, यहां पर ये हमारा जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है। तो मेरे भाई गंदगी नीचे और जलवाष्प हमारा ऊपर चला गया, फिर यही जलवाष्प क्या होता है मेरे भाई, यहां पर पानी बन जाता है, फिर इस जलवाष्प को हम लोग पानी बनाते हैं और यही पानी जो हमारा होता है यही वर्षा की पानी होती है, यही वर्षा की पानी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यही यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी समुद्र वगैरह होते हैं उस समुद्र से मेरे भाई पानी का वाष्पीकरण होता है। समुद्र से क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होगा और जब पानी वाष्पीकरण होगा तो पानी के अंदर तो पहले गंदगी था। अब जैसे ही हम कहते हैं कि पानी का वाष्पीकरण हुआ तो मेरे भाई ये पानी हमारा वाष्प बन करके जलवाष्प बन गया, हमारे वायुमंडल में चला गया, जलवाष्प बन गया। लेकिन धीरे धीरे ये जलवाष्प फिर से हमारा पानी बनता है। लेकिन जलवाष्प का पानी बन जाना कौन सा प्रोसेस हमारा होता है मेरे भाई, जैसे यहां पर प्रोसेस हमारा वाष्पीकरण काम कर रहा है, इस बात को समझिए गौर से। यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि वाष्पीकरण का प्रोसेस हो रहा है। यहां पर कैसा प्रोसेस हो रहा है, वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमारा यहां पर हो रही, जैसा कि हम लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन अगर हमारा जलवाष्प अगर पानी बनता है तो यहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, कहेंगे यहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है, इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखिए। हमारा संघनन की प्रक्रिया है जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन हमारा वो विधि है जिससे हम कहते हैं कि जलवाष्प हमारा पानी बन जाता है। अब बताइए मेरे भाई, जो गंदगी वाला पानी था वो हमारा प्योर पानी बन गया,
इसलिए वर्षा की जो पानी होती है इसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहलाता है, ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहलाता है। इसी को तब हम क्या कह देते हैं, ये हमारा प्योरेस्ट, ध्यान रखेंगे, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमारा होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की हम बात करते हैं, ये हमारा होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो वर्षा की पानी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी नल का पानी हमारा गंदा, समुद्री जल का पानी हमारा गंदा चूंकि उसमें मिट्टी वगैरह मिला हुआ रहता है, लेकिन वर्षा का पानी हमारा कैसा होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। क्या वर्षा का पानी ही सिर्फ आंसर होगा मेरे भाई? नहीं, आप यहां पर याद रखिएगा डिस्टिल्ड वाटर भी हमारा होता है। हम किसकी बात करते हैं? हम लोग जो पानी पीते हैं जिसको डिस्टिल्ड वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो भी पानी हम लोग पीते हैं मेरे भाई, पीने वाला जो पानी होता है डिस्टिल्ड होता है, और उसके अंदर से गंदगी को बाहर कर दिया था, वो डिस्टिल्ड वाटर हमारा होता है। तो वो भी हमारा क्या था, यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो मेरे भाई आपको समझ करके आंसर करना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछेगा तो इसमें कहीं से भी आप आंसर करिएगा तो आपके आंसर सही आने चाहिए, बशर्ते कि मेरे भाई आपको ये बात पता होना चाहिए कैसा प्रोसेस से क्या होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। दे रखा है कि निम्नलिखित में से हम किड्स को वुड स्प्रिट कहते हैं। मेरे भाई आप कहते हैं जो जहरीली शराब होता है उसको स्प्रिट कहा जाता है। जो जहरीली शराब होती है जिससे लोगों की मौत हो जाती है उसको स्प्रिट कहते हैं। और स्प्रिट हमारा क्या होता है, कहेंगे स्प्रिट हम लोग मिथाइल अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये मिथाइल अल्कोहल की हम बात करेंगे, इसी को हम वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, डायनामाइट के निर्माण के लिए कल ही हम आपको बताए थे मेरे भाई कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे डायनामाइट बनाया जाता है। मेरे भाई ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करते हैं, हम टीएनजी की बात करते हैं। हम कौन से पदार्थ की बात करते हैं? हम यहां पर टीएनजी पदार्थ की हम बात करते हैं। और ये जो टीएनजी पदार्थ हमारा होता है एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसी टीएनजी का इस्तेमाल करके, इसी टीएनजी का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, इसी टीएनजी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, इसी टीएनजी का इस्तेमाल करके डायनामाइट बनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, डायनामाइट बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी का इस्तेमाल करके डायनामाइट बनाया जाता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। हम मेरे भाई ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करते हैं, और ये वो पदार्थ है जिस पदार्थ को आपको किसी भी सूरत में याद रखना पड़ेगा। टीएनजी पदार्थ कहने का मतलब ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करते हैं, हम इस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। हम जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं वो पदार्थ हमारा ये होगा, इसी को ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये टीएनजी पदार्थ हमारा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के नाम से हम लोग जानते हैं। ट्राइनाइट्रो हमारा ग्लिसरीन होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें से कौन सा करेंगे मेरे भाई? ट्राई नाइट्रेट और ग्लिसरॉल की बात करते हैं, यही इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, उसी का नाम लिखा हुआ है। तो डायनामाइट के निर्माण में इसका, और डायनामाइट हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है। जैसे आरडीएक्स होता है हमारा होता है, वैसे ही डायनामाइट भी हमारा एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, कौन सा इसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कोलाइड हमारा नहीं है। मेरे भाई जो कोलाइड होता है ना, जिसको हम कोलाइड कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर देखिए, जैसे कि आप दूध की बात करते हैं, दूध के अंदर क्या है? पानी है और फैट है। फैट देखिए तैरते रहता है, वो फैट हमारा तैरते रहता है। अगर कोई मान लेते हैं कि प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो वो हमारा होमोजीनियस जितने भी पदार्थ होते हैं जो पूरी तरीके से मिले हुए हैं, पूरी तरीके से घुले हुए हैं, जो होमोजीनियस उस पदार्थ को हम कहते हैं जो पूरी तरीके से घोल बना हुआ रहता है, जो पूरी तरीके से घुल जाता है उसको होमोजीनियस कहते हैं। वो पदार्थ कभी कोलाइड नहीं हो सकता है। कोलाइड में मेरे भाई टिंडल इफेक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, और ये काम का चीज है। अगर हम किसी कोलाइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो कोलाइड में क्या होता है कि कोलाइड जो हमारा होता है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। हम किसकी बात करते हैं? कोलाइड की बात करते हैं। अब मेरे भाई यहां पर बात आता है, जिस कोलाइड की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस कोलाइड की हम यहां पर बात कर रहे हैं, इस कोलाइड के अंदर क्या होता है? जो होमोजीनियस पदार्थ कभी कोलाइड नहीं हो सकता है। होमोजीनियस पदार्थ कभी कोलाइड नहीं हो सकता, और होमोजीनियस पदार्थ अगर होमोजीनियस है तो उसमें मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते हुए नजर ही नहीं आएंगे, वो तो पूरी तरीके से घुल जाता है, उसमें टिंडल इफेक्ट हमारा शो नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो शहद हमारा, हनी की हम बात करते हैं, जो हनी हमारा होता है मेरे भाई, ये होमोजीनियस होता है। ये कैसा पदार्थ कहेंगे? ये हमारा होमोजीनियस होता है। ये कैसा पदार्थ है मेरे भाई? तो हम कहेंगे ये हमारा होमोजीनियस पदार्थ होता है, यानी कि समांगी मिश्रण होता है। होमोजीनियस पदार्थ की हम बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा समांगी मिश्रण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और समांगी मिश्रण कहने का मतलब है होमोजीनियस। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कोई होमोजीनियस है,
अगर कोई समांगी पदार्थ हमारा होता है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ये क्या नहीं शो करेगा, तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट मेरे भाई ये शो नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, हम इसकी बात करते हैं। लेकिन जितने भी कोलाइड होंगे वो सभी के सभी टिंडल इफेक्ट शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोलाइड को देख लीजिए मेरे भाई। ये जो कोलाइड हमारा से टिंडल इफेक्ट शो हमारा करता है, जैसे हम यहाँ पर हम लोग का जो ब्लड होता है, हम ब्लड की बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे खून में क्या होता है मेरे भाई, खून में पानी भी की मात्रा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। हमारे ब्लड में मेरे भाई आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये सब कुछ मौजूद होता है, इसलिए ब्लड हमारा होगा। इसी की तरीके से अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हम मिल्क की बात करते हैं। मिल्क जो हम लोग दूध पीते हैं, इसमें पानी की मात्रा होती है, वसा होता है, वसा तैरता रहता है, वो पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है। इसलिए देखिएगा उससे हमारा क्रीम बाहर निकल जाता है। ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हमारा होता है। ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, आइसक्रीम भी हमारा होगा मेरे भाई। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, आइसक्रीम की हम बात करते हैं। आइसक्रीम भी हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर, हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये सब जो हमारा दिख रहा है ना, ये सब के सब हमारे क्या है, तो हम कहेंगे कोलाइड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर इसी को हम इमल्सन भी कहते हैं, जिसको पायस कहते हैं, इसी को हम पायस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास सहन हनी हमारा नहीं होगा, तो यही आंसर करेंगे, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था। और याद रखना मेरे भाई कि टिंडल इफेक्ट हमारा ये शो करेगा, ये करेगा, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये कोलाइड हमारा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मेरे भाई मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। आप मेरे भाई मिट्टी में उसको मिलाते हैं और उर्वरक के रूप में मिलाते हैं। आप मिट्टी में उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल, तो हम यहाँ पर सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम सल्फेट की हम बात करते हैं मेरे भाई, किसकी बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। ये जो अमोनियम और सल्फेट की हम बात करते हैं ना, NH4 प्लस और SO4 2 माइनस की हम बात करते हैं, इस तरीके से हमारा टूट जाता है। तो ये आयंस में टूट जाता है मेरे भाई। और ध्यान रखना है मेरे भाई कि अमोनियम सल्फेट जो था हमारा, ये मिट्टी को क्या करता है, ये मिट्टी, ये उर्वरक है, ये हमारा क्या है, कहेंगे ये उर्वरक तो है, ये हमारा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सब लोग जानते हैं कि अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं ना खेतों में। तो जो अमोनियम सल्फेट हमारा होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट की हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगर अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये मिट्टी को क्या बनाता है, कहेंगे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कहेंगे ये मिट्टी को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये मिट्टी को अम्लीय बनाता है, ये मिट्टी को क्या करता है, तो अम्लीय बनाता है। हम किसकी बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। ये मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जो कि हमारा अमोनियम सल्फेट यहाँ पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मेरे पास इस बात को ध्यान रखना, मिट्टी में फर्टिलाइजर के रूप में जो मुख्य रूप से हमारा इस्तेमाल होता है, NPK, याद रखो NPK। NPK का मतलब क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की हम बात करते हैं, वो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। लेकिन अमोनियम सल्फेट अगर ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया तो हमारे मिट्टी को अम्लीय बना देता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से भविष्य का धातु किसको, तो टाइटेनियम को कहते हैं। लेकिन मेरे जो टाइटेनियम हमारा होता है ना, ये एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें जंग नहीं लगता है। टाइटेनियम एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें जंग नहीं लगता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये टंगस्टन नहीं है, ये टाइटेनियम है। ये उष्मारोधी होता है, जंगरोधी भी होता है। चलो लिख देते हैं, ये टाइटेनियम हमारा ऐसा पदार्थ होता है मेरे भाई, ये लाइट वेट का होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, ये लाइट वेट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लाइट वेट कहने का मतलब ये हल्की होती है। लाइट वेट कहने का मतलब ये कैसी होती है, तो कहेंगे ये हमारा हल्की होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए टाइटेनियम का इस्तेमाल कहां पे, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में करते हैं। कहां पे करते हैं, तो एरोस्पेस जो इंडस्ट्री होता है उसमें करते हैं। एरोस्पेस जो इंडस्ट्री होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल करके एरोप्लेन वगैरह बनाया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, चूंकि ये लाइट वेट का होता है। और भी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं, ये टाइटेनियम जो हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जंगरोधी होता है। ये कैसा होता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। ये जंगरोधी होता है, ये उष्मारोधी होता है, इस बात को ध्यान रखें। जंगरोधी भी होगा और उष्मारोधी भी होता है, और ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में ये भी पूछता है, एग्जाम में ये। तो टाइटेनियम को हम लोग भविष्य का धातु के नाम से जानते हैं, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, और कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, लेकिन टाइटेनियम जो होता है मेरे भाई, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। देखिए किसी का हड्डी वड्डी जब बुढ़ापे में टूट जाता है, तो उनको लोग क्या कर, डॉक्टर क्या करते हैं, स्टील का रड घुसा देता है। अब स्टील का रड अगर आपके पैर में घुसा करके नट बोल्ट टाइट कर दिया, आप तो चलने फिरने लगेंगे। अब स्टील में क्या होता है मेरे भाई, जंग लगने की संभावना रहती है, जिससे लोगों को कैंसर होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वही आदमी बुढ़ापे में जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस स्टील की जगह पर टाइटेनियम का रड लगा देता है शरीर के अंदर, तो वो टाइटेनियम मेरे भाई उसके जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक वो उसको काम करता रहेगा, उसका कोई बीमारी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइटेनियम जंगरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगता है।
आगे मेरे भाई तत्व जो है उर्वरक में नहीं पाया था, वो तत्व कौन सा जो हमारा फर्टिलाइजर नहीं है। मेरे भाई तत्व की बात कर रहा है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है मेरे भाई, जो फर्टिलाइजर में नहीं पाया, जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, वो कौन सा तत्व हमारा है जो हमारे उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं। मेरे भाई उर्वरक अगर बनता है, जिससे आप यहां पर देखे थे कि अमोनियम सल्फेट हमारा था, सल्फर भी था, अमोनियम सल्फेट बना तो अमोनिया था, नाइट्रोजन की हम बात कर रहे थे। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि तत्व बताइए जो उर्वरक में हमारा नहीं पाया था, कौन सा तत्व हमारा उर्वरक में नहीं पाया था मेरे भाई। द एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन फर्टिलाइजर, कौन सा तत्व हमारा उर्वरक में नहीं पाया था। तो मेरे भाई हम आंसर कर रहे हैं इसका हाइड्रोजन, इसके आंसर्स यहां पर दे रखे हैं, हाइड्रोजन हमारा ये तत्व नहीं पाया था, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मशरूम क्या है मेरे भाई, तो मशरूम हमारा क्या प्लांट थोड़ी है, मशरूम तो कितनी बार पढ़ चुके हैं, कवक है, इसमें आंसर क्या करना। आगे चलते हैं, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं मेरे भाई, कीट जब भी श्वसन करेगा तो हमारा ट्रैकिया से करता है, किससे करता है तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, सभी कीट की हम बात करते हैं, हम सभी कीट की बात करते हैं, सभी कीट का जो श्वसन अंग होता है वो हमारा क्या होता है, तो सभी कीट का जो श्वसन अंग होता है उसको ट्रैकिया कहते हैं, सभी कीट का जो श्वसन अंग होता है हमारा क्या होता है, किंग ट्रैकिया होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, जितने भी कीट होते हैं सभी का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, इसको वातक तंत्र के नाम से जानते हैं, यही हमारे आंसर हो जाएंगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वातक तंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ट्रैकिया होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्किन से सांस लेने वाला हम कहेंगे अर्थवॉर्म, और स्किन से सांस लेता है, फेफड़ा से गलफरा से सांस लेने वाला अलग होता है, हम लोग भी फेफड़ा से सांस लेते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बीपीएससी में आपको ध्यान होना चाहिए कि 12 बजे तक आपको सभी बैचेज पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इंजेक्शन बैच जो आपको जो दिया गया है ये टीजीटी साइंस के लिए है, एक और बैच इंजेक्शन बैच होगा जिसमें टीजीटी साइंस के साथ आपको कॉमन पेपर भी मिल जाएगा, तो वो आपको, हमको लगता है ये 899 का है, वो 999 का होगा। तो इंजेक्शन बैच एक और होगा जो टीजीटी साइंस 9-10 के साथ आपको कॉमन पेपर भी इसमें इंक्लूडेड होगा, तो वो भी बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये बहुत फेमस है, इतना फेमस है कि आपको जिंदगी में कभी भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये बताइए कि न्यूमेटिक हड्डी जो होता है वो किस में होता है, तो न्यूमेटिक हड्डी जो होती है ना हल्की होती है, ये पक्षी वर्ग के जीव में होता है, इस बात को ध्यान रखना। न्यूमेटिक हड्डी कैसी होती तो मेरे भाई ये हल्की होती है, ये हड्डी कैसी होती तो कहेंगे हमारा ये हल्की, न्यूमेटिक हड्डी जो होती है ये हल्की होती है, और ये हल्की होती है और ये पक्षी वर्ग में पाया जाता है, ये किस में तो आपको ध्यान रखना है, ये पक्षी वर्ग की जो हड्डी होती है, पक्षी वर्ग की जो हड्डी है, जितने भी पक्षियां उसमें यही हड्डी होती है, खास करके जो उड़ता हुआ पक्षी होता है ना उसमें ये हड्डी पाया जाता है, इसको न्यूमेटिक हड्डी के नाम से हम लोग जानते हैं, न्यूमेटिक बोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पक्षियों की हड्डी होती है जो कि हल्की होती है, न्यूमेटिक होता है, और आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको किसी भी सूरत में आपको आंसर, सर कॉमन पेपर का साइंस का बैच, साइंस के साथ में कॉमन पेपर को अच्छा साइंस के लिए कॉमन पेपर की बात कर रहे हैं, अगर कॉमन पेपर साइंस करना है तो डेली आप मेरे रात में ये क्लास को अटेंड कीजिए, आपको अलग से कॉमन पेपर का तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिएगा सर 8 नंबर के लिए हम पूरा 4000 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर वो दिक्कत है, लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो हम कॉमन पेपर के लिए 500 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जिससे कि कॉमन पेपर आपका वहां से बेड़ा पार कर देगा, ठीक है। कॉमन पेपर का जो 8 नंबर का आपको झंझट लग रहा होगा वो कॉमन पेपर पढ़ लीजिएगा बस मेरे साथ में 500 क्वेश्चन, तो बेड़ा पार कर देगा, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन रात में डेली कॉमन पेपर के लिए आप क्या कीजिए, तो 10 से 12 हमारे साथ जुड़िए मेरे भाई। सरीसृप हम किसको कहते हैं, रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, जो रेप्टाइल्स हमारे सरीसृप होते हैं, जैसे कि आप छिपकली की बात, रेप्टाइल्स हमारा होगा, नहीं मगरमच्छ की बात करते हैं रेप्टाइल्स हमारा होता है, जो हमारे उभयचर की बात करते हैं मेरे भाई, जो हमारा मेढक वगैरह तो उसको एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तना है बताइए मेरे भाई, गाजर हमारा क्या तो कहेंगे रूट, जर की बात करें सलजम हमारा जर है, हम लोग कहेंगे अदरक की बात करें, आदि और अदरक जो हमारा होता है मेरे भाई हमारा क्या तो कहेंगे मॉडिफाइड स्टेम तना होता है, और इसी को हम कहते हैं राइजोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का कार्य नहीं है, ये बोला गया है मेरे भाई, इसमें से कौन सा क्लोरोफिल का कार्य नहीं होगा, एक बात बताइए क्लोरोफिल होता किस में है, तो सबसे पहला आपके दिमाग में यही चीज आएगा मेरे भाई कि जब हम क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं ना, तो ये जो क्लोरोफिल हमारा होता है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, इस बात को याद रखना, ये किस में तो क्लोरोप्लास्ट में
ये मौजूद होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्लोरोफिल कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा मौजूद होता है। ये चीज आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन। ये हमारा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होगी, तो याद रखना कई बार ये पूछा गया, मैग्नीशियम धातु होता है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हम बता भी चुके हैं आपको। दूसरी बात ध्यान रखना कि क्लोरोफिल क्या करता है मेरे भाई, तो ये हमारा क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, सूरज के प्रकाश को अवशोषण करता है। ये जो सूरज की प्रकाश इस पर पड़ती है ना, उसका अवशोषण करता है। तो सूरज की प्रकाश का क्या करता है, सूरज की प्रकाश का ये अवशोषण करता है, और सूरज की प्रकाश को अवशोषण करके क्या करता है मेरे भाई, उसके अंदर क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, यानी कि उसके अंदर रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तब जाकर के भोजन का निर्माण होता है प्लांट के अंदर। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। तो मेरे भाई इस बात को समझिए, ये क्या करता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, किसका, क्लोरोफिल का कार्य क्या नहीं है मेरे भाई, क्लोरोफिल का कार्य क्या नहीं है, यानी क्लोरोफिल का कार्य नहीं है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर कार्बो जल का विखंडन। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, क्लोरोफिल जो हमारा ये होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्लोरोफिल का काम होता है, और सूरज की प्रकाश का अवशोषण करेगा। समझना गौर से। अब जैसे सूरज के प्रकाश का अवशोषण करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर जल का विखंडन होता है। यहां पर क्या होता है, कहेंगे यहां पर जल का मेरे भाई क्या होगा, तो यहां पर विखंडन होता है, और जल का विखंडन, और जल के विखंडन से क्या होता है, कहेंगे ऑक्सीजन मुक्त होता है मेरे भाई, यहां से ऑक्सीजन मुक्त होता है। इससे क्या होगा, कहेंगे ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। जल का विखंडन होगा, पानी टूटेगा, पानी का विखंडन होगा, तब ऑक्सीजन मुक्त होगा। तो ये कैसे करेगा मेरे भाई, तो क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश का अवशोषण करेगा, और जब सूरज के प्रकाश का अवशोषण करेगा तो हम कहेंगे यहां से हमारा क्या होता है, जल का विखंडन होगा और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये जो फोटोन होता है ना, ये फोटोन हमारा क्या है, फोटोन कहने का मतलब है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटोन कहते हैं। जो सूरज से एनर्जी हम लोग को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ही मिलता है। इसका मतलब इसका भी अवशोषण वो करेगा, फोटोन का अवशोषण करेगा, ये जल का विखंडन में भाग लेगा। लेकिन मेरे भाई ये काम नहीं करेगा, ये काम ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये आंसर करेंगे ये काम ये नहीं करेगा। आप कहेगा सर ये काम कौन करेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं नोट करके लिख देता हूं, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर कहेगा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहां पर होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगर आपसे ये पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का किसका, तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट का यहां पर ऑक्सीकरण की अगर बात करता है, तो आपको ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की अगर कभी भी बात करना है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का हमारा ऑक्सीकरण होता है, ये कहां पर होता है, तो सीधा सा बात याद रखना मेरे भाई, श्वसन क्रिया के दौरान होता है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। एक ही लाइन में आप जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा कार्बोहाइड्रेट उठता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है, यह श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। श्वसन श्वसन की क्रिया के दौरान होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। श्वसन की क्रिया के दौरान होता है, ये चीज आपको ध्यान रखें। जो श्वसन की क्रिया होती है उसी के दौरान हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। हाँ, यहां पर मेरे पास जल का विखंडन मतलब हाइड्रोलिसिस की हम बात करते हैं। जल का विखंडन मतलब हम लोग कहेंगे यहां पर हाइड्रोलिसिस होता है। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस हम किसको कहते हैं, जल का टूटना हाइड्रोलिसिस कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब जल टूटता है तो ऑक्सीजन हमारा मुक्त होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस हमारा होता है ना, वो हमारे कैसे रिएक्शन होते हैं, उसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वहां पर हम कह सकते हैं वहां पर, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हमारा वहां पर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। किसका ऑक्सीकरण हमारा होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है लेकिन जल का ऑक्सीकरण होता, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये मेरे भाई जल विखंडित होकर के ऑक्सीजन जो मुक्त कर रहा है ना, ये जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में हमारा जल का ऑक्सीकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला कहता है गैसियस अवस्था में पाए जाने वाला जो हार्मोन होता है मेरे भाई, प्लांट में जो हार्मोन होता है जिसको एथिलीन हार्मोन कहते हैं, जिसमें फल प्राकृतिक रूप से हमारा पक जाता है, वो हमारा एथिलीन रूप हार्मोन होता है। और जो एथिलीन हार्मोन हमारा एक प्रकार का गैस होता है मेरे भाई। ऐसे भी आप समझिएगा, दो तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, और दोनों पर आपको एकदम नजर बनाए रखना है। अगर इथिलीन की अगर हम बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ये इथिलीन हमारा क्या था, इथिलीन हम हार्मोन की बात करते हैं। और ये इथिलीन हमारा क्या कहेंगे, इथिलीन हमारा गैस के रूप में होता है। ये किस के रूप में होगा, तो मेरे भाई गैस के रूप में होता है। लेकिन ये हमारे प्लांट हार्मोन है, इस बात को ध्यान रखना। ये प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट हार्मोन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये प्लांट हार्मोन एथिलीन हमारा है, और ये क्या करता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। ये किसको, तो फल को कैसे पकाता है, फल को ये प्राकृतिक
फल को प्राकृतिक रूप से ये पकाने का काम करता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, जिसको हम लोग एथिलीन हार्मोन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात मेरे भाई, एक चीज और जान लीजिएगा जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक और एसिटिलीन हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक और होता है हमारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन की हम बात करते हैं। तो एसिटिलीन भी हमारा क्या, तो गैस के रूप में होता है, लेकिन ये हार्मोन नहीं है, ये कोई हार्मोन नहीं, ये हमारा केमिकल्स होता है। एसिटिलीन हमारा गैस के रूप में होता है, केमिकली इसको बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम मार्केट से कार्बेट खरीद के लाते हैं, और कार्बेट में जब पानी की मात्रा देते हैं तो वही कार्बेट जल जाता है। जब जलता है मेरे में, तो वहां से जो गैस निकलता है उसी को हम लोग एसिटिलीन गैस कहते हैं। इस बात को ध्यान, एसिटिलीन गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसको हम लोग C2H2 से दिखाते हैं। लेकिन ये कृत्रिम तरीके से फल पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कैसे इस्तेमाल होता है मेरे में, तो ये हमारा कृत्रिम, ये कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा कृत्रिम तरीके से, ध्यान रखना, कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से फल अगर पकाता तो एसिटिलीन गैस होता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। एफसीसी एसिड जो हमारा ये भी प्लांट हार्मोन होता है, और ये प्लांट में क्या करता है, फल पत्ती वगैरह को गिराता है, इस बात को ध्यान रखें। जिबरेलिन प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन, अल्फा केराटीन प्रोटीन मेरे भाई, केराटीन प्रोटीन हमारे बाल में होता है, नाखून में होता है, त्वचा में होता है, इन सब की हम बात करते हैं, इसलिए त्वचा वगैरह सुंदर होता है, ध्यान रखिएगा। और त्वचा के अंदर हमारा क्या होता है मेरे भाई, जो भी त्वचा की बात करते हैं उसके अंदर हमारा क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, इसमें वसा का संग्रह भी होता है। इसलिए जो हमारा स्किन होता है ना, वो स्किन, त्वचा की हम बात करेंगे, वो एक उत्सर्जी अंग भी होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी करता है। ये सब क्वेश्चन आपका होता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है, वो आंसर आपको करके बताना है। बताइए कौन सा हमारा युग में जो है सोरा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ मेरे भाई, इसमें से कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है। नियासिन हमारा किसको कहते हैं, तो विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं ना, शायद विटामिन B3 को ही कहते हैं, शायद विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, जिससे प्लेगरा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सही है। थायमिन किसको कहते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना, विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, तो थायमिन कहते हैं। जो विटामिन B1 होता है इसको हम लोग थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन, सॉरी, जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन की कमी से ध्यान रखना डिजीज होता है। और विटामिन के हमारा बांध्यपन के लिए होता है, नहीं, विटामिन के जो मेरे भाई ये बांध्यपन के लिए होता है, यहाँ पर बोला गया, जो कि गलत है। विटामिन के हमारा बांध्यपन के लिए नहीं होता है, जो कि आपका पूरी तरीके से ये गलत है, ये गलत है। हाँ, बांधपन के लिए जो होता है वो कौन होता है मेरे पे, तो विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है, तो हम कहेंगे यहां पर विटामिन ई की बात करते हैं, ये विटामिन ई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये गलत था ना, तो यही आंसर करना था, क्योंकि आपसे गलत ही आंसर पूछता है बार बार क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया को तेज करने के लिए, मेरे भाई जैविक सिस्टम कहने का मतलब होता है कि जहां पर बायोलॉजिकली हमारा खाना पचता है, उसकी हम बात करते हैं, जैविक सिस्टम की बात करते हैं। जैविक सिस्टम को अगर देखिए तो हमारे बायोलॉजिकली जो हमारा खाना वाना पचता है मेरे भाई, हमारे स्टमक में क्या होता है, बायोलॉजिकली ही तो सब कुछ पकता है। क्या इसमें आग लगा देते हैं, नहीं, बायोलॉजिकली ही हमारा खाना पचता है हमारे शरीर के अंतर्गत। इसका मतलब मेरे भाई उसमें भी हमारा रिएक्शन वगैरह होता है। हाँ, उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इंजाइम का इस्तेमाल होता है, और हमारे बॉडी से बहुत सारे इंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो भोजन को पाचन करने में हेल्प करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज एंजाइम, जैसे प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम, जैसे मेरे भाई वसा का पाचन करता है लैपेज एंजाइम। तो ये तो पाचन ही तो कर रहा है, तो इसका पाचन अगर हमारा करता है तो हम कहते हैं कि उसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम हमारे शरीर में काम करता है। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई, यहां पर जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को, यानी कि रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को क्या करता है, तेज करने के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तेज करना मतलब मेरे भाई उसको फास्ट करने की बात करते हैं, और फास्ट करने के लिए हमारा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, और वह कैटलिस्ट हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है, अभी जस्ट मैंने बहुत सारे एंजाइम्स का नाम लिया, सभी एंजाइम्स क्या करता है, रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है मेरे भाई, हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हम लोग सांस क्या लेंगे, फास्ट लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए। ये तो मेरे भाई सीधी सी बात है, सांस की गति क्या होगी, तो कहेंगे यहाँ पर बढ़ जाती है, हार्ट रेट हमारा जो सांस की गति होगी बढ़ जाती है। आगे सारथी बैच कॉमन पेपर के लिए विकास सर के द्वारा ये बैच आपको दिया जाता है। आपको मेरे भाई अगर किसी को कॉमन पेपर की तैयारी करना है तो ये आपको बहुत कम फीस में विकास सर का ये बैच मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आप इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला कहता है मेरे भाई वृक्क से प्रति मिनट, ध्यान रखेंगे हम वृक्क की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम वृक्क की बात करते हैं। वृक्क का मतलब किडनी होता है, वृक्क से प्रति मिनट, ध्यान रखना, प्रति मिनट का मतलब एक मिनट में, प्रति मिनट का मतलब होता है एक मिनट की हम बात करते हैं। एक मिनट में औसत रक्त का जो फ्लो होता है, औसत रक्त का जो प्रवाह होता है, यानी एक मिनट में कितना ब्लड का फ्लो हो जाता है एक जगह से,
याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही पूछा गया, बीपीएससी में पूछा है। हम लोग 1200 सीसी की बात करते हैं, 1200 सीसी, सीसी सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं, वो आयतन को बताता है। इतना आयतन हमारा क्या होता है, किंग फ्लो कर जाता है मेरे भाई। 1200 सीसी जो हमारा होता है ब्लड का फ्लो हो जाता है 1 मिनट में। 1200 सीसी का ब्लड का फ्लो कर देता है कौन, तो किंग भी किडनी की बात करते हैं। और जो हमारा किडनी होता है उसी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के दौरान होता है। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है मेरे भाई कि किडनी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, किडनी के बारे में एक और बात याद रखिएगा। चलो ठीक है, ये हमारा क्या करता है मेरे भाई, ब्लड फिल्टर करता है, ये बात सबको लोग पता होगा। ये हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। ये किसका फिल्ट्रेशन करेगा, तो ये हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन। हमारा किडनी जो होता है हमारा उत्सर्जी अंग होता है, और ये क्या करता है कहेंगे, ये हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। और ये बात आप सबको पता होगा, ये किसका फिल्ट्रेशन करेगा, तो कहेंगे हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। लेकिन एक जो अहम बात इसमें है, वो बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये जल को संतुलन मायने रखता है मेरे भाई। ये क्या करता है, याद रखना, किडनी हमारा क्या करता है, जल जल की जो मात्रा होती है, जल की मात्रा की अगर बात करते हैं, जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। इस बात को ध्यान, जल की मात्रा को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। जल की मात्रा को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ये पानी का अवशोषण कर लेता है, जल का अवशोषण कर लेता है, ग्लूकोज का अवशोषण कर लेता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम किडनी की बात करते हैं, किडनी हमारा क्या है, तो एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है यहीं से। इस बात को ध्यान रखें, यूरिन का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब समझते हैं, प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में। प्रति मिनट का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रति मिनट का मतलब होता है मेरे भाई 1 मिनट में। 1 मिनट में औसत प्रवाह हमारा किसका, तो ब्लड का बोला गया है मेरे भाई। रक्त का प्रवाह, रक्त का औसत प्रवाह, एवरेज हमारा जो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए ब्लड का, एवरेज फ्लो हमारा 1 मिनट में कितना, तो 1200 सीसी होता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, उसके आयतन को दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन, हमारा ऐसा क्वेश्चन हमारा होता है। अगला कह रहा है कि कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला जो सिनोवैक हमारा था, ये एक वैक्सीन था। ये संपूर्ण वायरस का टीका जो कि चाइना हमारा डेवलप किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से रोग पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उपरोक्त में से कथनों पर किस रोग और किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका। उन्मूलन का मतलब होता है मेरे भाई कि खत्म हो चुका, वो बीमारी अब नहीं है भारत में। उन्मूलन, आप कहते हैं कि पोलियो उन्मूलन अभियान चलता है, इसका मतलब पोलियो खत्म हो गया भारत में। हमारे इंडिया में पोलियो उन्मूलन अभियान चला था, और हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में पोलियो खत्म हो चुका है। इस बात को ध्यान है, पोलियो, चेचक हो गया, ट्रेकोमा हो गया, सब हमारे इंडिया में खत्म हो चुका है। ध्यान रखेंगे, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और जब इंडिया की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, पोलियो मेरे भाई खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका, पोलियो खत्म हो चुका है। याद रखना, चेचक भी खत्म हो चुका है। पोलियो हो गया, चेचक की हम बात करते हैं, पोलियो खत्म हो चुका है, चेचक का, ऐसे करके बहुत सारे डिजीज होते हैं। पोलियो खत्म होगा, चेचक खत्म हो जाए। ट्रेकोमा जो हमारे आंखों की बीमारी होती है, जिस ट्रेकोमा जो होता है ये आंखों की बीमारी है। ट्रेकोमा की बात करते हैं, आंखों की बीमारी, ये आई डिजीज है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें लोगों को दिखाई नहीं देने लगता था। तो ये हमारा इंडिया में मेरे भाई, हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया में ये खत्म हो चुका है। इस बात को ध्यान, सॉरी, हमारे इंडिया में ये चीज खत्म हो चुका है। हम उन्मूलन, इसका हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में इनका उन्मूलन हो चुका है, इसका खत्म हो चुका है। तो पोलियो का उन्मूलन, चेचक टीका का उन्मूलन, चेचक का उन्मूलन, ट्रेकोमा का, ये सब का उन्मूलन हो चुका है, खत्म हो चुका है मेरे भाई। इन सभी का उन्मूलन हो चुका है। इन सभी का क्या हुआ है मेरे भाई, तो इन सभी का हमारा उन्मूलन हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन सभी का उन्मूलन हो चुका है। इस बात को ध्यान रखें, इन सभी का उन्मूलन हो चुका है। हम किसकी बात करते हैं, पोलियो, चेचक, ट्रेकोमा, ऐसे करके हमारा होता है। तो मेरे भाई इसमें से हम लोग चेचक की बात करेंगे, चिकन बॉक्स की बात नहीं करेंगे, डिप्थीरिया की बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। चेचक हमारा इसमें शामिल है, तो ये चेचक हमारे शामिल है, तो ये हमारा यहाँ पर सही है। इसलिए केवल 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर आप इसके ऑप्शन से करेंगे। लेकिन पोलियो भी शामिल है, चेचक भी शामिल है, ट्रेकोमा भी शामिल है। ये तीनों हमारा फेमस है एग्जाम्पल, इसको जरूर याद रखिएगा। हमारे इंडिया में ये खत्म हो चुका है। इसके अब मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सीधा कहेंगे कि इसके आप रोगी नहीं मिलते हैं, पेशेंट नहीं मिलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि होता है, एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक हमारा जो था मेरे भाई, वो कौन सा था, पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन दवाई बना था, जो कि हमारा एंटीबायोटिक था। लेकिन आपसे बोला कि मेरे भाई कौन हमारा एंटीबायोटिक यहाँ पर है, तो इसमें से अगर देखिएगा तो हमारा
क्लोरोम्फेनिकॉल हमारा क्या होता है, यह भी हमारा एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। क्विनिन हमारा जो होता है, क्विनिन जिसको हम कहते हैं, ये हमारा मलेरिया की दवाई होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सल्फा ग्वाडिनिन जो हमारा होता है, ये जो ड्रग्स हमारा होता है जो कि हमारा दवाई होता है, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये पेचिस की दवाई होती है। ये किसकी दवाई है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। ये किसके, बैक्टीरिया के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये दवाई होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन है कि की दवाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर क्विनिन की बात करते हैं, ये मलेरिया की दवाई होती है। और मलेरिया की दवाई जो क्विनिन बनता है, सिनकोना के छाल से बनता है। ये मलेरिया की दवाई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सल्फा ग्वाडिनिन की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना पेचिस की दवाई हो, जिसको डिसेंट्री कहते हैं। पेचिस मतलब डिसेंट्री मेरे भाई, पेचिस कहने वाला पेचिस की ये दवाई होती है। ये पेचिस की दवाई होती है और डिसेंट्री हम इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक हमारा ये है, ये एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक हमारा ये है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है, मेरे भाई इसमें से कौन सा हमारा जैव उर्वरक का स्रोत है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर हमारा है, कौन सा इसमें से सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर हमारा है, जहां पर मेरे भाई हम कह सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर में हमारा एजोला होता है। कौन होगा मेरे भाई, तो हम लोग सीधा कहेंगे एजोला हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एजोला हमारा होगा, ईस्ट नहीं होगा, क्लोरेला नहीं होगा, हम कहेंगे एजोला हमारा राइट आंसर करेंगे। लेकिन याद रखना मेरे भाई कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा होता है स्पाइरुलिना की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात करते हैं स्पाइरुलिना की हम बात कर रहे हैं। स्पाइरुलिना जो हमारा होता है ना, ये मेरे पास सबसे अधिक प्रोटीन इसी में पाया था, याद रखिएगा। सबसे अधिक, ये हमारा सवाल है, स्पाइरुलिना हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा एक प्रकार का सवाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सबसे अधिक जो प्रोटीन हमारा पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, लगभग 95% प्रोटीन हमारा इसमें होता है। उसके बाद हम क्लोरेला की हम बात करते हैं। ये जो मेरे भाई यहाँ पर क्लोरेला की हम बात करते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार का सवाल है। मेरे भाई जितने भी आप देखते होंगे अंतरिक्ष यात्री, यही सब लेकर के जाता है ऊपर में जिंदा रखने के लिए, यही खाता है। और इसमें हमारा क्या होता कहेंगे, इसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें 90%, 99 नहीं, यहाँ पर 90% की बात करते हैं। यहाँ 90% हमारा प्रोटीन होता है। उसके बाद ही सोयाबीन वगैरह कुछ भी हमारा आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एजोला जो हमारा होता है, ये हमारा बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपको पूछता है, लेकिन एजोला पिनाटा पूरा नाम है, एजोला पिनाटा बोलते हैं, जो कि धान की फसल के लिए अच्छे उर्वरक का काम करता है, याद रखना मेरे भाई। एजोला पिनाटा पूरा नाम है, एजोला पिनाटा, याद रखना, इसको एजोला पिनाटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एजोला पिनाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एजोला पिनाटा हमारा होता है, जो कि धान की फसल के लिए, किसके लिए मेरे भाई, तो जो धान की फसल होती है, ये धान की फसल के लिए अच्छे उर्वरक के रूप में हमारा होता, अच्छे उर्वरक के रूप में हमारा धान की फसल के लिए कैसा उर्वरक होगा, तो कहेंगे अच्छे उर्वरक के रूप में हमारा होता है। अच्छे उर्वरक होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। धान की फसल के लिए अच्छा उर्वरक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एजोला कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। बायो फर्टिलाइजर के नाम से हम लोग जानते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आज का जो डिस्कशन है वो आपका यहीं पर एंड होता है।